आपकी हिंदी टीचर। आज हम पढ़ेंगे भारत की खोज, जो कि एक हमारी अन्य पुस्तक है हिंदी के अंदर। उसमें हम अध्याय 2 पढ़ेंगे, जो कि तलाश है। इसके अंदर 6 टॉपिक दिए हुए हैं। पहला है भारत के अतीत की झांकी, दूसरा है भारत की शक्ति और सीमा, तीसरा है भारत की तलाश, चौथा है भारत माता, पांचवा नंबर है भारत की विविधता और एकता, और छठा नंबर है जन संस्कृति। जैसा कि हमने इससे पूर्व अहमदनगर का किला पढ़ा था, जिसके अंदर नेहरू जी ने बताया था कि उन्होंने किस प्रकार से उनकी नवी जेल यात्रा करी थी, उसके अंदर उन्होंने क्या क्या कार्य किए थे, जिसमें उसमें बताया था। उसमें 2 टॉपिक थे, अतीत का भार और अतीत का दबाव। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 तलाश। इसमें हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे आज भारत की, इसमें तलाश के अंदर भारत के अतीत की झांकी। नेहरू जी की सोच। अब इसके बारे में नेहरू जी की क्या सोच थी, इसमें नेहरू जी ने कहना चाहा है कि भारत के अतीत में अवश्य एक ऐसी दृढ़ता रही है कि उसका अस्तित्व कभी डगमगाया नहीं है। ऐसी ठोस दृढ़ता रही है कि उससे उसका अस्तित्व जो है उनकी किसी चीज से डगमगाया नहीं है। यदि हम पिछले 5000 वर्षों का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि जो भारत में है उसका मुकाबला पूरा विश्व नहीं कर सकता। कभी कभी नेहरू जी के मन में भी यह विचार आता था कि आखिर ये भारत क्या है। नेहरू जी भी कभी कभी सोचते थे कि भारत है क्या। अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था, इसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया, क्या इसने इस शक्ति को पूरी तरह से खो दिया। विशाल जनसंख्या का देश होने के बावजूद भी क्या भारत के पास ऐसा कुछ है जिसे जानकर कहा जा सके आधुनिक विश्व से उसका तालमेल किस रूप में बैठता है। ये सब नेहरू जी भारत के लिए सोचते हैं। इतने विचार मन में होने पर भी वे एक आलोचक की भांति भारत के अतीत का विश्लेषण कर यह जानना चाहते थे कि भारत की मजबूती का कारण क्या है। इतनी सब बातों को जानने के बाद भी नेहरू जी यह जानना चाहते थे कि जो भारत इतना मजबूत है वो किस कारण से है। नेहरू जी ने संपूर्ण भारत के अस्तित्व पर दृष्टि डाल इसकी विशेषता को जानना चाहा। सर्वप्रथम उन्होंने भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के प्राचीन नगर के घर और गलियों का निरीक्षण किया। मोहनजोदड़ो के बारे में उन्होंने देखा है, जो मोहनजोदड़ो थे उनकी जो संस्कृति थी उसके बारे में उन्होंने अध्ययन किया और उसके बारे में उन्होंने खोजबीन करी, जिनका अस्तित्व 5000 वर्ष पुराना बताया गया है। मोहनजोदड़ो का अस्तित्व 5000 वर्ष पूरा बताया गया है। साथ ही उसे आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार बताया जाता है। यहाँ की सभ्यता व संस्कृति निरंतर परिवर्तनशील व विकासशील रही। फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से भी भारत का बराबर निकट संपर्क रहा है। इन सभी जो भी देश थे, इन सबका भी भारत के साथ निकट संबंध रहा है, साथ में इनका संबंध रहा है, आपसी तालमेल रहा है। भारत ने उन्हें प्रभावित किया है कि वह स्वयं हुआ भी, लेकिन अपनी सांस्कृतिक आधार को डगमगाने नहीं दिया। नेहरू जी ने भारत में आने वाले विद्वान यात्री जो चीन, पश्चिमी व मध्य एशिया से आए थे, उनके द्वारा लिखित साहित्य का अध्ययन किया। उन्होंने पूर्व एशिया, अंगकोर, बेरोबदूर और बहुत सी जगहों से भारत की उपलब्धियों के बारे में जानना। हिमालय पर्वत पर उनसे जुड़ी प्राचीन कथाओं को भी उन्होंने जाना। हिमालय पर्वत की गोदी से निकलने वाली विशेष नदियों सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यमुना व गंगा से भी उन्हें प्रभावित किया है। इन सबका उन्होंने अध्ययन किया, इन सब के बारे में जाना कि ये सारी चीज़ें जो है मेरे भारत के अंदर है, फिर भी मेरा भारत में कुछ कमी है, उनको ऐसा प्रतीत होता था। भारत के अतीत की कहानी को स्वरूप देने वाली अजंता, एलोरा व एलिफेंटा की गुफाएं व दिल्ली तथा आगरा की विशेष इमारतों ने भी नेहरू जी को भारत के अस्तित्व के बारे में अवगत कराया। इन सब चीज़ों से भी उनको अवगत हुआ है। जो आगरा की जो इमारतें हैं, दिल्ली की जो इमारतें हैं, उनके बारे में भी उनको सब बताया उन्होंने उसके बारे में खोजबीन करी है। जब भी वे अपनी शहर इलाहाबाद या फिर हरिद्वार के महान स्नान पर्व कुंभ के मेले को देखते तो उन्हें एहसास होता कि हजारों वर्ष पूर्व से उनके पूर्वज भी इस स्नान हेतु आते रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा कुंभ मेला है, जो कुंभ मेला लगता है, वह बहुत बड़ा मेला माना गया है। विदेशियों से भी इन पर्वों हेतु बहुत कुछ लिखा है। विदेशों से भी इन पर्वों के बारे में, विदेशी लोग इन्होंने इन पर्व के बारे में बहुत कुछ बातें लिखी है। उन्होंने यहाँ पर जो हमारे पर्व होते थे उस पर्व पर आते हैं और उसके बारे में वो जानकारी प्राप्त करते हैं। उन्हें इस बात की हैरानी होती थी कि वह कौन सी प्रबल आस्था है जो भारतीयों को अनगिनत पीढ़ियों से भारत की प्रसिद्ध नदी की ओर खींचती है। उन्हें भारत के अतीत की हर बात के विद्यमान होने का एहसास होता।
जो वर्तमान में शिक्षा देना प्रतीत होता था। 2500 वर्ष पहले दिया महात्मा बुद्ध का उपदेश उन्हें ऐसा लगता जैसे बुद्ध अपना पहला उपदेश अभी दे रहे हों। तो 2500 वर्ष पहले महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिया था वो उनको ऐसा प्रतीत होता है कि वह स्वयं उनके सामने बैठकर वो उपदेश दे रहे हैं। अशोक के प्राणान स्तंभ अपने शिलालेखों के माध्यम से अशोक की महानता प्रकट करते हैं। फतेहपुर सीकरी में अकबर सभी धर्मों में समानता को मानते हुए मनुष्य की शाश्वत समस्याओं का हल तलाशता प्रतीत होता है। इस प्रकार नेहरू जी को प्राचीन 5000 वर्ष पूर्व की झांकी भी साफ और स्पष्ट व वर्तमान के धरातल पर सजीव प्रतीत होती है। इसके अंदर पाठ में जो भारत की अतीत की झांकी है, इसके अंदर हमको नेहरू जी ने भारत के अतीत के बारे में बताया है कि ये इन्होंने भारत में क्या क्या किस प्रकार की क्या क्या चीज़ों को देखा है और किन चीज़ों को इन्होंने इंगित किया है, ये इन्होंने हमको समझाया है। अब हम इसका दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं जो कि है भारत की शक्ति और सीमा। इस पाठ के अंदर भारत की शक्ति का खोना बताया गया है। पहला है, नेहरू जी का विचार है कि यदि भारत की शक्ति की संस्थान को और उसके पतन और नाश के कारणों की खोज की जाए तो पाएंगे कि यह लंबी और उलझी हुई प्रक्रिया है। न जाने ऐसा क्या हुआ कि प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी रहने वाले भारतीय तकनीक की दौड़ में पिछड़ गया और यूरोप के देश जो अत्यधिक पिछड़े थे तकनीकी में आगे निकल गए। यूरोप के लोग थे तकनीकी में, वो आगे निकल गए और हमारा जो भारत था वो पिछड़ गया, पीछे रह गया। क्या कारण था? तकनीकी विकास का कारण था विज्ञान के बारे में सचेत होना, साहसिक शक्ति व मानसिकता। नई तकनीकों से यूरोप के देशों का सैन्य बल भी बढ़ा, जिससे उनका पूर्व दिशा में अधिकार करना आसान हो गया। सारे एशिया की यही दशा रही कि वो लोग किस प्रकार से उसको सैन्य बल को बढ़ाना चाहा है उन्होंने और किस प्रकार से उन्होंने अपने इस चीज को आसान रखा है। यदि यह विचार किया जाए कि ऐसा क्यों हुआ तो यह कहना गलत नहीं कि भारत के पास मानसिक सजगता और तकनीकी कौशल की कमी थी, लेकिन बाद की सदियों में इसमें कुछ गिरावट आई। भाषा का जटिल रूप होना, काव्य व साहित्य का प्रभाव अधिक होने के कारण सरल, सजीव व समृद्ध भाषा का स्थान अलंकारों से परिपूर्ण जटिल भाषा ने ले लिया। भाषाओं की जटिलता आ गई, उसके अंदर सरल, सजीव व समृद्ध भाषा का स्थान अलंकारों ने ले लिया, क्योंकि और लोगों को समझने में परेशानी थी। रूढ़िवादिता, इस काल के लोगों की विवेकपूर्ण चेतना लुप्त होने लगी। भारत की नवीन खोजों व उत्तम संस्कृति के कारण चर्चित भारत अंधविश्वास व संकीर्ण रूढ़िवादियों में फंस गया। अंधविश्वास में फंस गया। जो भारत के लोग थे वो अंधविश्वास में रहने लगे कि ये कार्य करने से ऐसा होगा, ये कार्य करने से होगा। उन्होंने नई नई प्रथाएं चालू कर दी थी, जिसका कारण ये निकला कि महासागरों को पार करने पर रोक लगा दी गई, जो भारत की उन्नति में बाधक बना। मूर्ति पूजा का प्रभाव बढ़ने लगा। विवेकपूर्ण चेतना लुप्त हो जाने से भारत गतिहीन व जड़ हो गया, जबकि इस समय में विश्व के दूसरे हिस्से निरंतर प्रगति कर रहे थे। इस बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता है कि इतना कुछ होने पर भी भारत की मजबूती, दृढ़ता व अटलता को कोई हिला नहीं सका। इतना सब कुछ होने के बाद भी भारत को किसी ने किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई। भारत की आगे बढ़ने की निरंतर सदैव बनी रही। समय समय पर पुनर्जागरण के कार्य भी चलते रहे। वास्तव में प्राचीन भारत का ढांचा तो पुराने ढांचे में रहा, लेकिन अंदर की गतिविधियां बदलती रही। भले ही नए लक्ष्य न खींचे गए, लेकिन प्राचीन व नवीन का सामंजस्य स्थापित करने की इच्छा बराबर रही। ऐसा नहीं हुआ, लोगों ने उस समय ऐसा नहीं किया कि जो हम नई आगे तकनीक करें। उन्होंने पुरानी चीजों को, उस समय वाली चीजों को का तालमेल बिठाकर उस कार्य को आगे बढ़ाया। इसी लालसा ने भारत को गति दी, पुराने और को बनाए रखने के साथ साथ नए विचारों को आत्मसात करने का साथ भी उन्होंने दिया। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि नई नई चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। जो पुरानी चीज़ें थी, पुरानी चीज़ों को उन्होंने साथ में लिया। जो उस वक्त में जो चीज़ें थी, उस चीज़ों का तालमेल बिठाकर और आगे उन चीज़ों को आगे बढ़ाते रहे।